नाजरीन आदाब। रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेजबान इनामुर रहमान गयूर गोशे गयूर की एक नई महफिल सजाकर, एक नई निशस्त लेकर, एक नई और इंतहाई पुरवखार और मोहतरम और प्यारी हस्ती को लेकर, एक इंतहाई ईसार पसंद, मेहनती और बड़ा नाम कमाने वाली हस्ती, बड़ा ईसार और कुर्बानी करने वाली हस्ती को लेकर मैं आज हाजिर खिदमत हूँ नाजरीन। और जैसा कि गोशे गयूर का आपसे हमेशा वादा रहा और वादे को हम इफा करते रहे कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ एक नामवर मुनफरिद हस्ती से और गुफ्तगू होगी अहले फहम ज़का के साथ ऐसे मामलात, ऐसे मौज़ूआत पर जिन पर हमको कुछ रोशनी मिल सके, कुछ हालात से वाक़फ़ियत हो सके, आगाही हो सके और उन हालात का हमारे से, आपसे, हम सब से कोई ताल्लुक़ हो, कोई मेल मिलाप हो। तो आइए आज गोशे गयूर में हम खैर मकदम करते हैं जनाब मोहतरमुल मकाम मोहम्मद शफीकुज़्ज़मा साहब, IAS, BA, LLB, रिटायर्ड स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। खैर मकदम है सर आपका। वेलकम टू रूबी चैनल गोशे गयूर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपने सिर्फ शुक्रिया पर बात टाल दी तो मेरे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि मैं सवालों के सिलसिले को जो है बढ़ाऊं आगे, क्योंकि मुझे छोटे छोटे जवाब नहीं सर, आपसे बड़ी तफसीलन, बड़ी रोशनी से भरी हुई गुफ्तगू जो है चाहिए कि लोगों को रोशनी मिले। ज़मा साहब, ज़ाती तौर पर मैं अगर अपने ख्याल का इजहार करूं तो मैं आपका फैन सन 1983-84 से रहा हूं, जब आप मेदक पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। जी साहब, जब कुछ हालात हुए थे, एक पूरा तबका आपके खिलाफ खड़ा हो गया था और एक पूरा तबका आपके जो है हिमायत में खड़ा हो गया था। एक बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई थी। मामला कोई तालिबा का था, गालिबन कोई लड़की स्टूडेंट का जो है क्या मामला था, उस पर रोशनी डालने के बाद आप अपने ताल्लुक से बताएं कि आप IAS में कैसे आए और क्या हालात रहे सर। मेदक वाला मामला बताइए। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैं मेदक में 1985-86 में जिला कलेक्टर था जी। तो एक शाम करीब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का वक्त होगा, मैं गार्डन में खड़ा हुआ था जी कि 2 तालिबात आई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आज जो है एग्ज़ाम देने से रेस्ट्रिकेट कर दिए, निकाल दिए, एग्ज़ाम नहीं देने दिए मुझे। तो मैंने कहा क्यों नहीं देने दिए हैं? तो उन्होंने कहा कि वो साहब किताब मेरे बुरक़े के अंदर थी और बुरक़ा मैंने जो है खिड़की के दर में रखा हुआ था, लेकिन जो टीचर ने कहा कि नहीं आप जो है वो किताब लेके क्यों आई और बुरक़े में भी किताब है तो आप जो है उसे नकल कर रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। तो मैंने उनसे पूछा कि बुरक़ा जो आप में और वो किताब जहाँ रखी हुई थी उसमें कितनी दूरी थी? करीब 20-25 फीट की दूरी थी जी। तो मैंने कहा कि उसके बाद तो चोरी करने का कोई बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है, इसलिए कि अगर बाजू में है तो चोरी हो सकती है जी। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए कि कल सुबह 10:30 बजे से आपका एग्ज़ाम है या 10 बजे जो भी एग्ज़ाम है उससे 1 घंटा पहले आप तशरीफ़ लाएं जी, और मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बुलवाया जी और मैंने उनको कहा कि आप जाके इंक्वायरी करके बताओ कि किताब कहाँ रखी हुई थी और वाकई ये किताब इस्तेमाल कर रही थी लड़कियां या जी, किसी भी शक की बुनियाद पर काम उनको जो है इम्तहान से रोक दिया गया था जी। इसी दरमियान मुझे और भी इत्तलात मिली कि साहब वहाँ पर जो प्रिंसिपल थी या वहाँ पर जो स्टाफ थे वो मुस्लिम तालिबात के साथ कुछ ज़्यादती कर रहे थे, उनके बुरक़े उतरवा के चेक कर रहे थे वगैरह वगैरह, बहुत तरह की शिकायतें थीं। तो हमारे DEO ने जो है वहाँ जाके इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद उसने आगे बताया कि नहीं साहब किताब काफ़ी दूर रखी हुई थी और कोई इम्कान नहीं था कि उससे लड़कियाँ जो है किताब से इस्तेफ़ादा कर सकें जी जी। तो फिर मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन से बात किया जी। उस वक्त पाठा साथी साहब सेक्रेटरी एजुकेशन थे जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि साहब ये बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लाइन ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा इस तरह से अगर जो है बच्चों को रेस्ट्रिकेट किया गया वो भी बिना किसी वजह के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है रेगुलर इंक्वायरी कराइए और पेंडिंग इंक्वायरी जो है आप उनको इम्तहान देंगे या रद्द दीजिए जी। तो मैंने उसी वक्त एक प्रोसीडिंग ड्राफ्ट करवाया जी और दस्तखत करके मैंने DEO को कहा कि बच्चियों को ले जा करके आप इम्तहान में बिठाइए, इसलिए कि उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरा ख्याल है कि इम्तहान हुए 10-15-20 मिनट गुजर, जब तक ये लड़कियाँ वहाँ पहुँचती मेरा ख्याल आधा घंटा गुजर चुका होता जी। तो मैंने कहा कि आप इनको ले जाके वहाँ पे पहुँचवा दीजिए जी और इनको इम्तहान देने दीजिए, ये ऑर्डर जो है जी आप सर्व करिए प्रिंसिपल के। तो उसके बाद तो समझिए कि वो एक आसमान फट पड़ा जी। लोगों दूसरे दिन अखबार में आया, जो भी वहाँ पे पर्टिकुलरली जो कॉमनल एलिमेंट थे उन्होंने कहा कि साहब कलेक्टर जो है कॉपीइंग को इनकरेज कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ ख़ास रवैया बरता जा रहा है, ये है वो है, बहुत तरह की शिकायतें जी। उन्होंने, मैं यहाँ भी असेंबली में भी काफ़ी हंगामा हुआ मैंने सुना
जी। और काफ़ी इसके बाद गवर्नमेंट ने भी हमसे रिपोर्ट मांगी, तो मैंने गवर्नमेंट को साफ बताया कि गवर्नमेंट का ही जियो है जी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर होता है, और किसी भी ज़िले के किसी भी अफसर के खिलाफ कोई शिकायत आती है जी, तो उसको इंक्वायर कर करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रेफर करना चाहिए, गवर्नमेंट में रेफर करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो करना चाहिए जी। तो मैंने एग्जैक्टली वही किया। जब मेरे पास शिकायत आई तो मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी को रेफर किया, उन्होंने जो कहा मैंने उसको फॉलो किया जी। तो उसमें जो है कोई भी ऐसी गलत ऐसा कुछ भी नहीं था, और मेरा कोई रवैया कोई जाने बजाना नहीं था, और मैंने एक्चुअली बहुत बड़े वाक़े को टाल दिया, बहुत बड़े एक सिचुएशन को मैंने दुरुस्त कर दिया जी। तो बहरहाल गवर्नमेंट सरकार उस पर कोई एक्शन तो नहीं ले सकी, लेकिन उन्होंने शायद सोचा कि नहीं भाई ऐसा आदमी जो है वहाँ पे कलेक्टर नहीं रहना जी। तो वहाँ से मेरा ख्याल है 1-2 महीने के बाद तबादला हो गया जी। लेकिन बहरहाल जो है मेरा जो एक्सप्लेनेशन था उसकी वजह से सरकार जो है उसके ऊपर कोई मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकी जी। जाहिर है क्योंकि आपने थ्रू प्रॉपर चैनल किया था, जो कुछ आपने डीईओ को इन्वॉल्व किया, एजुकेशन सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया हुआ था, थ्रू प्रॉपर चैनल भी था, और गवर्नमेंट का एक जो जियो है कि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर होता है, उस जियो के तहत बिल्कुल उसी के हिसाब से पूरा अमल जो है उसके ताबे था। तो कोई ऐसी वजह नहीं थी, कोई उसमें कोई भी जरा भी डेविएशन नहीं था कि सरकार उसमें कोई नुक्स निकालती या कुछ खामी निकालती। जी जी जी। उसके बाद तो बहुत कुछ, जितना कुछ देखने में आया, जितना कुछ पढ़ने में आया, हमने हमेशा यही देखा कि रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने और फॉलो कराने के मामले में आप बड़े ही जो है साफ रहे हैं, क्लियर रहे हैं, और कभी ऐसा कुछ होने भी नहीं दिया आपने कि जो है आप पर कोई किसी तरह की गिरफ्त आ सके, क्योंकि कानून को जानते थे आप, कानून के हिसाब से ही काम करते थे। नहीं, देखिए मेरा बुनियादी तौर पर हमेशा मेरा ये नज़रिया रहा है कि एक ऑफिसर जो है वो पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो कानून के दायरे में है या नहीं है जी। और कानून के दायरे में जिस हद तक मस्बत तरीके पे लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रोह का हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी उस मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ना कह देना बहुत आसान है, किसी को भी ना कह देना बहुत आसान है, जो कि आजकल एक ब्यूरोक्रेसी का रवैया बन गया। हर चीज़ में जो है पहले जो है उसको ना कहना बहुत आसान है, हाँ कहना मुश्किल है। लेकिन अगर कानून के दायरे में, कानून के रूल्स के दायरे में अगर डिस्क्रिशनरी तौर पे अगर आप डिस्क्रिशन यूज़ करके किसी चीज़ को हाँ कह सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमेशा से मेरा ये रहा है कि यू शुड आर ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब। जमा साहब, ये तो हुई आपकी मदद के ज़माने की कलेक्ट्री की बात, लेकिन अपने ताल्लुक से कि आप IAS में कैसे आए, आपकी शुरुआती तालीम कैसी रही, वालिदैन का किस तरह का असर रहा आपसे, क्या तबलीग मिली उनको, क्या तलखीन मिली आपको उनसे, उसके बारे में बताइए। क्योंकि ऐसे आला मनासिब पर पहुँचने से पहले जाहिर है कि बच्चे माँ बाप से बहुत कुछ सीख लेते हैं, तभी तो पहुँचते होंगे यहाँ। देखिए मैं जिस ख़ानदान में पैदा हुआ, मेरी परवरिश हुई, वो तालीम याफ्ता तौर पे तो अल्लाह का शुक्र है कि तालीम के मामले में तो तालीम याफ्ता था, और वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। हमारा ताल्लुक़ जो है मिडिल क्लास फैमिली से था जी। तो ऐसे में जो है नौकरी जो है, सरकारी नौकरी जो है सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव, ख़ास करके बिहार वगैरह में जहाँ पे दूसरे नौकरी का ज़राया नहीं है जी। सरकारी नौकरी जो है बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव मानी जाती है जी। तो पहले मैंने BSc किया, BSc करने के बाद मैं लॉ कर रहा था जी। तो लॉ करने के वक्त में ही दूसरों के इंस्पायरेशन से, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि IAS क्या होती है। मेरे फूफीजाद भाई IAS का इम्तहान दे रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हैं आप? कहा कि नहीं वो यूनियन पब्लिक सर्विस में मैं फॉर्म भर रहा हूँ IAS का। तो मैंने कहा कि उससे क्या होगा? तो बोलेंगे वो पास करने से लोग जिला कलेक्टर बन जाते हैं जी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं भी भर देता हूँ फॉर्म को। तो मैंने फॉर्म के लिए दरख्वास्त दिया, फॉर्म मंगा के मैंने फॉर्म भर दिया। हालांकि मुझे कोई ख़ास मालूम नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता। तो पहला एग्ज़ाम दिया वो तो बहुत ही उजलत में, बहुत ही बददिली तो नहीं करी है, नादिली के साथ जी। और मैंने इम्तहान दे दिया, और मैं ये समझ रहा था कि जिसमें जब इतना बड़ा इम्तहान है और उसमें इतने लोग जो है अपियर होते हैं तो बड़ा मुश्किल है पास करना। तो मैं बिल्कुल मुतमईन था कि मैं पास नहीं करूँगा जी सर। तो इत्तफाक से मेरे एक दोस्त थे लियाकत अली ख़ान, तो वो हमारे साथ तैयारी करते थे। तो एक दिन उनसे मुलाकात, उन्होंने कहा कि शफीक तुमने जो है बिल्कुल 10 मार्क्स से या 12 मार्क्स से मिस किया जी। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10-12 मार्क्स से मिस करूं।
तो एक नहीं उस वक्त यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे रिजल्ट छापती थी, जितने भी 10,000 बच्चे अपियर होते थे सबों के मार्क्स छापती थी। जी। एक बुकलेट छापती थी, पता नहीं वो सिस्टम है कि नहीं है। जी। तो वो मुझे अपने कमरे में ले गए, एक हॉस्टल में रहते थे, उस कमरे में ले गए, फिर उन्होंने वो बुकलेट निकाली, नहीं मैंने बुकलेट मंगाई है। तो 418 या 412 पे कुछ शायद लास्ट सिलेक्शन हुआ था और मेरा 400 402 वगैरह कुछ था। तो फिर मुझे लगा कि वाकई जो है मतलब ये कि इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग बोलते हैं जी। तो फिर दूसरे साल मैंने इम्तहान दिया और माशाअल्लाह अल्लाह का फजल है सिर्फ कि उसकी वजह से मैं कामयाब हो गया। जी। तो आपने बड़ी कम उम्र में कर ली थी, आपने ग्रेजुएशन बहुत कम उम्र में किया था खुसूसन? ग्रेजुएशन मैंने बहुत कम उम्र में किया था। एक्चुअली मैंने मैट्रिक पास किया 14 साल में जी। हालांकि वो उस वक्त भी 16 साल की उम्र कैद थी, लेकिन किसी तरह वो रिलैक्सेशन दे करके वो हो गया। उसके बाद मैं जो है 18 साल की उम्र में मैंने जो है बीएससी कर लिया। जाहिर है कि 2 साल इंटरमीडिएट और 2 साल बीएससी जी। तो सारा काम जल्दी जल्दी हो गया। तो उसके बाद फिर कुछ सहाफत से जुड़े रहे आप? हाँ, मैं काफ़ी सहाफत जुड़ा रहा हूँ। मैं वहाँ पे जब वहाँ पे था, पटना में था, तो एक वहाँ पे अखबार निकलता था संगम, पता नहीं अब निकलता कि नहीं निकलता है। उसके एडिटर थे गुलाम सरवर साहब, और गुलाम सरवर साहब बाद में मिनिस्टर भी हुए बिहार में। तो मेरे वालिद से उनकी जो है मुलाकात थी, शनासाई थी। तो मेरे वालिद ने कहा कि भाई आप इनको यहाँ पे काम करने दीजिए ऑनरी तौर पे जी, बिल्कुल एजाज़ी तौर पे, जिसका कोई मुआवजा वगैरह नहीं था। तो आप काम करने दिए ताकि अंग्रेज़ी से उर्दू ट्रांसलेशन का भी तजुर्बा हो जाए। तो मैंने काफ़ी दिनों वहाँ पे काम किया, करीबन 1.5-2 साल मैंने वहाँ पे काम किया जी। तो उसकी वजह से काफ़ी जो है जनरल नॉलेज और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी वजह से जी। तो वो बहुत ही मतलब फॉर्मेटिव था वो पीरियड, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ आइंदा जी। फिर आप IAS पास किए और आंध्र प्रदेश को अलॉट हुए आप? हाँ, वो अलॉटमेंट वहाँ पे रोस्टर सिस्टम है कि आपका कोई इख्तियार नहीं है जी। जहाँ पे वो रोस्टर के हिसाब से आपको भेज दें वहाँ पे जाना पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश भेजा गया जी। तो मुझे पहले तो बहुत ही उलझन हुई कि साहब इतनी दूर है, अपने वतन से इतनी दूर जाना है जी। लेकिन फिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, अमंग द आउटसाइड प्लेसेस आंध्र प्रदेश इज़ परहैप्स द बेस्ट जी। इसलिए कि यहाँ पे कल्चर भी है मुसलमानों का है, ज़बान भी उर्दू है, खाना पीना भी साउथ इंडियन से ज़्यादा नॉर्थ इंडियन है जी। तो इस लिहाज से जो है कोई मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो वो उसकी वजह से काफ़ी तसल्ली हुई, काफ़ी तशफ़ी हुई। तो मैं इधर आ गया। आने के बाद तो आई हैव नो रिग्रेट्स। थैंक यू सर। हैदराबाद के बारे में कोई भी थोड़ी सी भी अच्छी बात करता है तो जी को नहीं, हैदराबाद के बारे में ऐसा है कि न सिर्फ ये है कि उरूसुल बलात था है, उसके अलावा यहाँ के लोग और यहाँ की तहजीब डेफिनेटली किसी को भी जो है अट्रैक्ट कर सकती है, और जो यहाँ पे आता है फिर वहाँ पे वापस नहीं जाता है। जी सर। तो कौन से ईयर में आए आप? 1977 में मैं मैंने IAS ज्वाइन किया जी। उसके बाद फिर यही, लेकिन उस बीच में आपने फिर कुछ अरसे के लिए आप वापस बिहार गए, वहाँ पर आपने कुछ अपनी नौकरी का कुछ हिस्सा वहाँ भी किया? मैं एक्चुअली हालांकि मैं यहाँ पे आ गया था, लेकिन फिर भी इनिशियल दौर में जो होम सिकनेस होती है जी। उसकी वजह से मैं हमेशा ये कोशिश में रहा कि वहाँ पर डिप्यूटेशन कर लूँ। तो मुझे एक डिप्यूटेशन मिला 1981-82 में जी। तो 2 साल के लिए मैं बिहार गया। वहाँ पे मैं जॉइंट सेक्रेटरी प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट था जी। फिर वहाँ से वापस आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम में 91 में मुझे दोबारा मौका मिला वहाँ जाने का, सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जी, नॉट स्टेट टू स्टेट डिप्यूटेशन पे नहीं, मतलब सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जी। तो एज डायरेक्टर सेंसस, मरदमशुमारी के डायरेक्टर सेंसस में बिहार गया। तो 1991 बिहार का जो मरदमशुमारी हुई है जी, वो मेरे सुपरविजन में या ज़ेर निगरानी हुई है, और उसकी जितनी खामियां उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इनकसारी से काम ले रहे हैं सर आप। जहाँ तक मुझे पता है कि आप जब माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे,
तो जितना कुछ काम हुआ उस महकमे में, ये नहीं कि बाद में नहीं हुआ या बाद के लोगों ने नहीं किया या पहले के लोगों ने नहीं किया था, लेकिन मैं भी कुछ समझ रखता हूँ, कुछ वक्फियत रखता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपका जो दौर था माइनॉरिटीज वेलफेयर सेक्रेटरी की हैसियत से, उस दौर में जितने काम हुए वो शायद निस्बतन दूसरे अदवार में नहीं हुए। उस पर कुछ रोशनी डालिए कि आप कब थे यहाँ पर माइनॉरिटीज वेलफेयर सेक्रेटरी? देखिए, मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 95 टू 98 मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में रहा जी, और मैं उसको अपने पूरे कैरियर का सबसे सेटिस्फाइंग हिस्सा मानता हूँ। जी जी जी। इसलिए दो वजहों से, एक तो ये कि मैं बहुत ही कम सीनियरिटी मुझे सेक्रेटरी बनाया गया, इसलिए कोई मुसलमान अफसर मिल नहीं रहा था, उस वक्त ज़रूरत थी किसी मुसलमान अफसर को वहाँ पे लाने की जी। और दूसरी ये कि मैं सरकारी काम भी कर रहा था और कम्युनिटी की खिदमत भी कर रहा था, तो जाहिर है कि मुझे तनख्वाह मिल रही थी और मुझे कम्युनिटी की खिदमत का मौका मिल रहा था। तो इस दो लिहाज से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो मैं सेक्रेटरी रहा वो मेरे करियर का सबसे सेटिस्फाइंग दौर है, वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग। और जो काम हुआ उसमें बड़ा हिस्सा इस वजह से हुआ कि बशीरुद्दीन बाबू खान उस वक्त मिनिस्टर थे जी। और विथ ऑल मेरे पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे खुलूस के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितना कंसर्न मैंने देखा मुसलमानों के तईन बशीरुद्दीन बाबू खान में जी सर, बहुत कम मिनिस्टर्स ने देखा। हालांकि हमारे उनके काफ़ी इख्तलाफात रहे, कई मसलों पे इख्तलाफात रहे, लेकिन जहाँ तक कम्युनिटी के वेलफेयर का मसला था जी, तो या तो वो मेरी बात मान लेते थे या मैं उनकी बात मान लेता था। आइदर ही वाज एबल टू कन्विंस मी और आई वाज एबल टू कन्विंस। तो ही वाज लाइक ए सॉलिड रॉक बिहाइंड मी इन ऑल माई डेवलपमेंट, ऑल माई एक्टिविटीज। डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज हुई, इसलिए कि डिपार्टमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर का बना 1984 में जी। और ये जनरली ज़्यादातर इंचार्ज अरेंजमेंट के तहत रहा और जो लोग आए भी इंडिपेंडेंटली, तो चूँकि नया डिपार्टमेंट था तो शायद दे कुड नॉट फाइंड द ग्राउंड। तो मेरे वक्त में जब मुझे बशीरुद्दीन बाबू खान साहब ने कहा कि आपको मैं सेक्रेटरी की हैसियत से लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने हाँ कह दिया उनको और मैंने अपनी हद्दल इम्कान जो भी मुमकिन था एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मैंने कोशिश किया और बशीरुद्दीन बाबू खान उसमें जो है पूरी सपोर्ट की और काहिनी दीवार की तरह मेरे पीछे खड़े रहे। ऐसे प्रपोजल्स भी जो कि पॉलिटिकली बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे, उसमें भी उन्होंने मेरी हिमायत की। और जब उन्होंने ये देखा कि ये प्रपोजल जो हैं मुसलमानों के हक में है, तो विदाउट बारिंग एनी होल्ड उन्होंने जो है मेरी हिमायत किया। और ख़ास करके 3-4 चीज़ें जो उस ज़माने में हुई विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जितने गवर्नमेंट के स्कीम्स थे उसमें माइनॉरिटीज़ का क्या शेयर है और मुसलमानों का क्या शेयर है, उसके बारे में कोई आदर शुमार नहीं था। जब मैंने डिपार्टमेंट से पूछना शुरू किया कि भाई मुसलमानों आपकी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसी की जो स्कीम्स हैं, लोनिंग स्कीम है, आपके मकान देने की स्कीम है, आपके हाउस साइड पट्टा देने की स्कीम है, उसमें मुसलमानों का क्या शेयर है तो डिफरेंट सेक्रेटरीज जो है उन्होंने उनको पहले में बड़ा ताज्जुब हुआ कि कोई आदमी इस तरह का सवाल कर रहा, तो उन्होंने उसको जो है शुरू में अवॉइड किया। जब मैंने काफ़ी असरार किया तो उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी स्टैटिस्टिक्स इस बुनियाद पर इकट्ठी नहीं करते हैं। हमने कहा कि अगर आप इकट्ठी नहीं करते हैं तो आपको इकट्ठी करनी चाहिए और आप इकट्ठी करिए। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर लेकर के उनको जो है ये भेजा कि साहब चीफ मिनिस्टर डिज़ायर्स कि आप इस बुनियाद पे इकट्ठी करें। फिर उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, उन्होंने भेजना शुरू किया। उसकी वजह से एक जनरल अवेयरनेस हुई डिपार्टमेंट में कि माइनॉरिटी वेलफेयर नाम का भी कोई डिपार्टमेंट है और मुसलमानों के मसाइल भी जो है दे हैव टू बी कोलेटेड, दे हैव टू बी, देयर इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड, दे हैव टू बी पुट। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हुई, जैसे आपके ये माइनॉरिटी कमीशन ये जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस, इसको पहली मरतबा एक्ट की शक्ल में वो पास हुआ 1996 में। अदरवाइज पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये इदारा चल रहा था, जिससे कोई पावर स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं थे। फिर आपके जो है 96 में गवर्नमेंट ने एक माइनॉरिटी पॉलिसी डिक्लेयर किया कि माइनॉरिटी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। उसके तहत बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए, उर्दू मीडियम भी और उसमें एक इंग्लिश मीडियम भी फॉर माइनॉरिटीज़। बहुत सारे माइनॉरिटी ITI खोले गए, जितने भी और रेसिडेंशियल स्कूल्स और ITI खोले गए माइनॉरिटीज़ के लिए वो तकरीबन उसी दौर के हैं।
फिर मैंने गवर्नमेंट से एक जियो ये इशू कराया कि साहब जहाँ भी सिलेक्शन होता है 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में जी, वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में एक माइनॉरिटी का नुमाइंदा ज़रूर होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो सिलेक्शन विल बी विशिएटेड। जी। तो GOMS मुझे अभी भी याद है, वो दैट वाज GOMS 9 ऑफ 1996 ऐसी जी, जिसके साथ सरकार ने ऑर्डर दिया। हालांकि उस पर बाद में अमलावरी नहीं हुई, किसी ने उसको परसू भी नहीं किया और लोग अपनी मनमानी करते रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन दिया जियो में कि कोई भी अपॉइंटमेंट 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का क्लास 3 और क्लास 4 में जी, जी, जो भी होगा तो उस बोर्ड में लाजमन एक माइनॉरिटी का ऑफिसर होगा, और अगर माइनॉरिटी का ऑफिसर नहीं होगा तो वो जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस विशिएट हो जाएगा। जी, जी। तो वो बहुत बड़ा वेपन था जिसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जो कि इस्तेमाल नहीं किया गया। जी। उसके अलावा जो है हम लोगों ने, सरकार ने काफ़ी फंड्स भी काफ़ी बढ़ा दिए। जब 84 में मुझे याद है कि 80-84 लाख रुपए का बजट होता था जी। फिर वो बजट बढ़ा करके काफ़ी सरकार ने कर दिया। उसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स का तकर्रुर किया 8 ज़िलों में। अच्छा जी। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में उर्दू को ज़रिए तहरीर तस्लीम किया गया कि उर्दू में आप जवाब लिख सकते हैं सवालात के, पर्चों के। फिर आपके एक बहुत बड़ा काम जो हम लोगों ने किया वो माइनॉरिटी वक्फ कमिश्नर, वक्फ बोर्ड के बजाय वक्फ कमिश्नर लाने की बात की। उसके लिए एक बहुत अच्छा बिल भी ड्राफ्ट किया गया जिसको कुछ वेस्ट मफाद हासिला की वजह से वो पास नहीं हो सका, लेकिन दैट वाज वेरी गुड बिल which could have changed the face of वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश में, जो इत्तेफाक नहीं हो सका। बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी स्कीमें बनी, उन स्कीमों में की मॉनिटरिंग के तरीक़े मुकर्रर किए गए, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स का जॉब चार्ट मुकर्रर किया गया, वक्फ बोर्ड को पहली मरतबा हुकूमत से ग्रांट दी गई। और ये सारी चीज़ें जो है वो बशीरुद्दीन बाबू खान की अनथक कोशिशों की वजह से हुई। जी जी, आप में इनकसारी है, आप दयानतदाराना तौर पर बात करते हैं और अल्फाज को उनके लिटरल सेंस में यूज नहीं करके, बल्कि आप अल्फाज को जो है उसके मुहावरतन जिस तरह यूज करते हैं वैसा कहते होंगे। तो आपने ये कहा कि कम्युनिटी के लिए मैं जहां कर सकता था, मुझे यकीन है कम्युनिटी सोसाइटी का हिस्सा समझ के ही किया होगा आपने, क्योंकि मुझे मालूम है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी आपकी कारकर्दगी कुछ इसी तरह की रही और दीगर जो है महकमों में भी आपकी कारकर्दगी जो है बिल्कुल रास्त और दयानतदाराना और महकमे की बेहतरी के लिए होती रही। देखिए, आप जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका फ़र्ज़ है कि उस डिपार्टमेंट में जो अगराद व मकासद हैं उनको आप पूरा करिए प्रोफेशनली। जी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ इस वजह से जो है मैं वो काम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, जब मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए जो भी हो सकता है वो करूँ। उसी तरह जब मैं BC वेलफेयर में था तो BC बैकवर्ड क्लासेस की जो जिम्मेदारी के वेलफेयर की जितनी भी जिम्मेदारी थी या जो काम हो सकता था, जितनी हद तक हो सकता था, वो मैंने बिल्कुल सरकार से जो है वो इंसिस्ट करके प्रेस करके दूसरे डिपार्टमेंट को मैंने हत्तल इम्कान उसको पूरी करने की कोशिश की। इसलिए कि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आपकी 2 हैसियतें हैं। एक हैसियत आपकी ज़ाती है जिसका ताल्लुक ऑफिस से नहीं है, और एक हैसियत आपकी सरकारी है जिसका ताल्लुक आपके जो है ज़ाती ज़िंदगी से नहीं, ये ज़ाती सिस्टम से नहीं है। जी 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 जी, बहुत सही। नाजरीन, जनाब मोहम्मद शफीकुज़्ज़मा साहब, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से इंतहाई मालूमाती और पुरमख्स किस्म की जो गुफ्तगू हो रही है। आप कहीं जाइएगा नहीं, एक वक्फा हो चला है, छोटे से वक्त आ चला है एक छोटे से वक्फे का। हम उसके बाद अभी हाजिर होते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक रहेंगे।